गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2021 में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है उसका हल देखेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो का हम है सो पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें 2021 एनुअल एग्जामिनेशन का 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल हम देख चुके हैं। वो वीडियो काफ़ी विस्तार में है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के 2021 के जो है सो PYQ सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो आप देख लें। उसके अलावा यदि हम बात करें तो 2024 का, 2022 का और 2023 का, और इसके अलावा सेंटअप एग्जामिनेशन और सभी मंथली एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है वो इस चैनल पे आपको पोस्ट कर दिया गया है। सभी वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बिहार बोर्ड है वो अपने PYQ क्वेश्चन को है सो काफ़ी रिपीट करता है। तो यदि आप 2025 या इसके अलावा कोई भी इसके बाद के कोई भी एग्ज़ाम में आप शामिल होते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों का हल ज़रूर देख करके एग्ज़ाम हॉल में जाइए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 35 नंबर लाने में आप 100% कामयाब होंगे, ये मेरा गारंटी है। यदि आप 5 वर्षों के, पिछले 5 वर्षों के, मेरा ये लक्ष्य ही है कि 2024 से लेकर के 15, यानी कि 2015 से 2015 से लेकर के 24 तक के सभी ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन का हल आपको इस चैनल पे करवा दिया जाए। और इस बीच के यदि सभी ईयर का एग्ज़ाम का हल यदि आप देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। तो आइए आज वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। थर्ड वीडियो हम देखेंगे जिसमें 51 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों का हल होगा। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों यानी 25 प्रश्नों का हल देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो अच्छा लगता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर साझा कीजिए और अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ही हम ये जो वीडियो का सीरीज लेकर के आते हैं, ताकि आप जो है सो एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न जो है ये शुरू करते हैं। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ना, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज़। तो आयरन कैथोड बनाकर क्या करते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो मेथड है वो है मेकिंग आयरन कैथोड, है ना। इस मेथड को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन जो है उसमें आयरन को क्या करते हैं, कैथोड बना करके उस पर है सो हम गैल्वनाइज कर देते हैं उसको, और वो उसको जंग लगने से बचाता है ना। ये बात समझ गए। खारे जल में क्या होगा कि रस्टिंग की जो गति है वो और तेज़ हो जाएगा, है ना। तो सी नंबर में देखिए ए भी दोनों दिया है, लेकिन ए नंबर को हम यहाँ पे टिक करेंगे। आयरन का कैथोड बना करके आयरन को जो है सो जंग लगने से बचाया जाता है। ये गैल्वनाइजेशन यानी कि गैल्वेनिक सेल के प्रोसेस से ये किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इथॉक्सी इथेन कौन है। देखिए ये एक प्रकार से IUPAC नाम यदि आपको क्लियर होगा तो इसका भी वीडियो हम करा ही रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर से 5 नंबर का आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव अगर 1 या 2 रह जाए तो सोचिए कि सिर्फ IUPAC से ही 6 या 7 नंबर के प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर से ही पूछ लिया गया है कि इथॉक्सी इथेन कौन है। नाम लिख दिया है, आपको फॉर्मूला ढूंढना है। तो इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5, है ना, OC2H5। ये इथॉक्सी हो गया ग्रुप और ये इथेन हो गया। तो ढूंढिए, ये है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, क्लियर है। एनी डाउट, किसी प्रकार का यदि डाउट कोई भी प्रश्न में होता है तो आप कमेंट में बताइए। उस प्रश्न का जो है सो विस्तार सॉल्यूशन फिर से दिलाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट लेकर के एग्ज़ाम हॉल में एकदम नहीं जाना है ना। इथॉक्सी इथेन के बारे में पूछा गया था, तो इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला ये होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों की, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम होता है। निम्न में किसमें मैग्नीशियम है ये पूछा गया है। तो क्लोरोफिल, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, कौन सा, क्लोरोफिल
तो क्लोरोफिल जो है वो एक मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है। किसका? क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के हरे पत्तों में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल मैग्नीशियम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, है ना। इसके अलावे यदि बात किया जाए तो विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, और इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात किया गया है हीमोसाइनिन, है ना। हीमोग्लोबिन में आपको याद होगा, है ना, हीमोग्लोबिन में बच्चों पाया जाता है आयरन। कौन सा मेटल? आयरन। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लेकिन याद रखिए यदि हीमोसाइनिन में पूछा जाए तो कॉपर मेटल पाया जाता है। कौन सा? कॉपर। ये जो है सो हीमोसाइनिन कुछ मोलस्का श्रेणी के ऑर्थ्रोपोडाज और मोलस्का श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उनके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिनका ब्लड लगभग ब्लू ब्लड होता है ना। हीमोसाइनिन एक क्या है? एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन जो है मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा जो समुद्री जंतु हैं, समुद्री जंतुओं में ऑक्सीजन का कैरियर के रूप में काम करता है। कौन? हीमोसाइनिन। ठीक है, तो हीमोसाइनिन में यदि आपसे पूछा जाए तो कॉपर मेटल पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और यदि आपसे बात किया जाए हीमोग्लोबिन का, जो हम लोग के खून में होता है, उसमें आयरन पाया जाता है। क्लियर है। सभी प्रश्नों को देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, एक किसी भी एक प्रश्न में डॉट नहीं होना चाहिए। 29 प्रश्न को देखिए कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। तो आपको पता होगा कि केमिकल एडजॉर्प्शन का बात कर रहे हैं यदि, कि केमिकल एडजॉर्प्शन में तो सिंगल लेयर होता है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण होता है, और ओनली वन लेयर पाया जाता है। किसमें? केमिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन में बच्चों मल्टी लेयर होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में सिंगल लेयर होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जैसे एडजॉर्बेंट है उसके सतह पे यदि कोई चिपकेगा, कुछ चिपक जाएगा बाहर से। कौन? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के सतह पे एडजॉर्बेंट चिपकेगा तो फिजिकल में एक ही लेयर चिपकता है ना, एक लेयर। जबकि केमिकल में एक लेयर चिपकता है, जबकि फिजिकल में क्या होते हैं? मल्टी लेयर बनाते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है, मल्टी लेयर बनाते हैं। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल में वीक वंडरवाल फोर्स के कारण। किसके कारण? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में यदि आपसे पूछ ले तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स, है ना, वीक वंडरवाल फोर्स, है ना, इसके कारण फिजिकल एडजॉर्प्शन में लेयर्स चिपकते हैं। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या होगा? वन लेयर पाया जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ। तो बेकेलाइट जो है वो एक क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। बेकेलाइट जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है, जो कि बिजली के स्विच में जो बनते हैं ना, स्विच, टप टिप ऑफ ऑन, वो स्विच बनाने के लिए जो बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और बेकेलाइट का जो मोनोमर यूनिट होता है एकलक, वो क्या होता है? फेनॉल और फॉर्मलडिहाइड। क्या होता है? फेनॉल और फॉर्मलडिहाइड, HCHO, है ना, फॉर्मलडिहाइड और फेनॉल। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करके प्राप्त होता है। फेनॉल तो पहले बता दिया, अब हमको ढूंढना है किसको? फॉर्मलडिहाइड को। तो ढूंढिए ऑप्शन में, कहाँ है फॉर्मलडिहाइड? फॉर्मलडिहाइड। क्लियर है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बेकेलाइट का जो मोनोमर यूनिट होता है वो कौन होता है? फेनॉल और फॉर्मलडिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 31 को। उप सहसंयोजक यौगिक
यहाँ पे दिया हुआ है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो निकालिए। सबसे पहले K4NiCN4, इसको आयन में तोड़ लीजिए तो 4K पर प्लस जाएगा और यहाँ पे प्लस NiCN4 पर कितना माइनस जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है तो यहाँ पे 4 माइनस जाएगा। अब 4 माइनस यहाँ पे गया है, 4 माइनस क्लियर लिखते हैं आयंस में, कैसा बनेगा, निकेल पे NiCN4 पे 4 माइनस। अब निकेल का निकालना है तो उसको x मान लीजिए, प्लस 4 और CN एक क्या है, नेगेटिव लिगेंड है तो -1 बराबर के उधर कितना होगा, जितना इसके ऊपर चार्ज होगा टोटल, तो -4। तो x और यहाँ पे 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 इज इक्वल टू -4। तो ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू -4 और ये माइनस जाके इधर क्या हो जाएगा, +4। तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना, 0। तो x यानी निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया, 0। क्लियर है, ये नंबर सही होगा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड सभी प्रश्नों का हल जितना भी होता है उसको आप देख लीजिए। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आपको किसी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि लगभग 20 से 30 या 40 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सभी मेटल का उदाहरण जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए वो भी हम करवा देंगे, है ना। कमेंट में लिखिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर नहीं हो पा रहा है। 32 प्रश्न है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है, विच इज़ द मोस्ट बेसिक। तो ढूंढिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में एनिलीन है, इसके बाद यहाँ क्या है, डाइफिनाइल अमीन है, इसके बाद यहाँ क्या है, मिथाइल अमीन है, और यहाँ पे क्या है, डाइमिथाइल अमीन है। तो देखिए पहले बात को समझिए कि जो अनिलीन है ना वो मिथाइल अमीन से कम बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि अनिलीन जो बनाएंगे स्ट्रक्चर वो ऐसा बनेगा, और बेसिसिटी कैसे पता चलता है कि जो लोन पेयर हैं वो डोनेट करने के लिए कितना अवेलेबल होते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर जो अवेलेबल लोन पेयर डोनेट करने के लिए जिसमें ज़्यादा अवेलेबल होगा, उपयुक्त होगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ जो एनिलीन का नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करता है, रिंग के साथ रेजोनेंस करके रिंग में चला जाता है, मतलब यहाँ का लोन पेयर कम अवेलेबल रहेगा। कम अवेलेबल रहेगा क्या मतलब, किसी को डोनेट करने के लिए। जबकि मिथाइल अमीन में हम अगर देखते हैं, मिथाइल अमीन में देखते हैं NH2, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट शो करने के कारण क्या होता है कि और इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जमा होते रहता है, तो इसके तुलना में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसके एनिलीन के तुलना में मिथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक है, और मिथाइल अमीन के तुलना में डाइमिथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक है। क्यों, क्योंकि डाइमिथाइल अमीन में दो तरह से +I इफेक्ट बन रहे हैं। किधर किधर से, देखिए CH3 इधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर से भी ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन अपने वाला इधर पुश कर रहा है और ये भी इधर पुश कर रहा है, तो यहाँ वाला लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है ना। जबकि अगर बात करें बी में तो 2 फिनाइल ग्रुप है, देखिए एक फिनाइल ग्रुप इधर है NH, और एक फिनाइल ग्रुप ऐसे है, डाइफिनाइल अमीन है। तो यहाँ का जो लोन पेयर है इस रिंग में भी रेजोनेंस होगा और इस रिंग में भी रेजोनेंस होगा, मतलब यहाँ कम उपस्थित रहेगा और कम अवेलेबल रहेगा, तो इससे भी कम बेसिक ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसके तुलना में भी ये कम बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही रिंग था रेजोनेंस के लिए, यहाँ 2 रिंग है।
तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इस प्रश्न में? डाइमिथाइल अमीन। कौन होगा? डाइमिथाइल अमीन। उसके बाद इसके बाद अगर बेसिक होगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यदि हम ऑर्डर में बात करें तो डी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा और सबसे अंतिम में बी होगा। क्लियर? ये चीज़ हो जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए कि विच इज़ द मोस्ट बेसिक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पे कौन होगा? 2 डिग्री अमीन यानी कि डाइमिथाइल अमीन। क्लियर है? गैसियस फॉर्म में यदि बात करें तो 1 डिग्री अमीन से ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रसायन सूत्र होता है। मोनोहाइड्रिक मतलब जिस अल्कोहल में एक OH ग्रुप मात्र हो, है ना। तो एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहले फॉर्मूला लिखिए CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है। अब अपने से C1 मतलब कि CN एक पुट करेंगे तो H इस फार्मूला में बैठा के देख लीजिए जो ऑप्शन है C1 तो H क्या होगा? CnH2n + 1OH ऐसा है। तो 1 रखिए C1 तो C होगा, और जब n का वैल्यू 1 रख दिए हैं तो 2 1 जा 2 यानी H भी 2 1 जा 2 और 1 3 होगा, H3 तो बन गया ये मिथाइल अल्कोहल, है ना। कहने का मतलब है कि मोनोहाइड्रो सभी अल्कोहल के लिए फिट हो जाएगा। कौन फार्मूला फिट होगा? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2nOH। इसमें यदि आप 2 रखिएगा ना, n बराबर 2 रखिए 2 तो H क्या होगा? C2 2 दूनी 4 और 1 5 C2H5OH। देखिए इथाइल अल्कोहल बन गया एक OH के साथ। यदि 3 रखिएगा C3 तो H क्या होगा? H 3 दूना 6 और 1 7 C3H7OH, ये प्रोपेनॉल बन गया। तो कंफर्म हो गया, हम कंफर्म कर लिए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा? CnH2n + 1OH। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 34 है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वो एक प्रकार का क्या है? इमल्सन या पायस हिंदी में कहते हैं, इमल्सन या पायस कहते हैं, है ना। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही होगा कि दूध एक प्रकार का इमल्सन है, जिसमें क्या होता है कि फैट जो है वो डिस्पर्स होते हैं किस में? वाटर में। फैट्स और लिपिड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं किस में? वाटर में। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है वो लेड का अयस्क है। फॉर्मूला होता है PbS होता है गैलेना का फॉर्मूला। पूछा जाएगा कि गैलेना जो है वो किसका ओर है? तो गैलेना जो है वो अयस्क है किसका? लेड का। लेड किसका सिंबल होता है? सीसा को जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, लेड। ठीक है, क्लियर है। तो लेड का अयस्क होता है गैलेना और फॉर्मूला होता है गैलेना का PbS। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर देखिए एंजाइम तो शरीर बना ही लेता है, DNA तो बॉडी में होता ही है, विटामिन का निर्माण शरीर नहीं करता है, हार्मोन्स का भी निर्माण शरीर करता है। एक विटामिन जो है D है, उसका निर्माण सनलाइट के प्रेजेंस में बॉडी खुद कर लेता है, लेकिन अपने नहीं करता है। जब तक उसको विटामिन D कहाँ से मिलता है? तो विटामिन D मिलता है सर सनलाइट से। कहाँ से? ये भी बॉडी में नहीं बनता है। जबकि हार्मोन्स हो, DNA हो या एंजाइम हो, ये बॉडी खुद है सो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। विटामिन का निर्माण बॉडी में नहीं होता है। तो हमारा जो उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा वो विटामिन होगा कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, वो कौन होगा? विटामिन। क्लियर है। उसके बाद 37 प्रश्न है कि ZnS, उसके बाद ये है Zn2 + एक्वस, सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर 2 + एक्वस CuS है। तो ये एक जो है वो क्या है? डैनियल सेल को दिखाया गया है। कैसे? डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? बाएं साइड जो है
वो एनोड को दिखाते हैं और जो राइट साइड है वो कैथोड को दिखाते हैं। एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, और इस पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना, और इस पे रिडक्शन होता है, इस पे ऑक्सीडेशन होता है। ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है और इधर वाले को दिखाता है एनोड है और इधर वाला क्या है, कैथोड है। तो ये डैनियल सेल का दिखाया गया है, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, डैनियल सेल का। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 38 को CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, इसका रिडक्शन करेंगे। CH3CN का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा जानते हैं, प्राइमरी अमीन बनेगा। क्या बनेगा, CH3CH2NH2, यही चीज़ बनेगा। सिर्फ या इस कार्बन में भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन में भी अमीन जुड़ जाएगा, तो बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल अमीन बनेगा सर। क्या बनेगा, एक कार्बन दो कार्बन के लिए ईथ है ना, इथाइल अमीन बनेगा। ये इथाइल ग्रुप हो गया और ये अमीन हो गया, अमीन। क्लियर है। किसी प्रकार का कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो इथाइल अमीन कहाँ पे है, C नंबर पे है, C2H5NH2 इथाइल अमीन है ना। क्लियर है, एनी डॉट नहीं है। प्रश्न यदि ये पूछता कि CH3NC को रिड्यूस करने, अवकरण करने से क्या प्राप्त होगा, तो सेकेंडरी अमीन बनता। क्या बनता, सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे NH आ जाता और यहाँ पे आ जाता CH3। ये जो बना वो क्या बनता, 2 डिग्री अमीन, है ना। क्या बनता, 2 डिग्री अमीन। क्लियर होना चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने से 2 डिग्री अमीन बनता है, जबकि मिथाइल नाइट्राइल का रिडक्शन करने से इथाइल अमीन बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 39 को देखिए, सबसे प्रबल अम्ल है। तो अगर यहाँ ये सभी दिखाया गया है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को दिखाया गया है और पूछा गया कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, प्रबल कौन है एसिडिक। तो देखिए पूछा गया कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो जिसमें क्लोरीन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो ढूंढिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन है क्लोरीन का, HClO4 है ना। तो यहाँ पे यदि हम ऑर्डर की बात करें कि लेस एसिडिक से मोर एसिडिक की तरफ जाएंगे तो HClO से अधिक एसिडिक होता है 2 वाला HClO2, और इससे ज़्यादा एसिडिक होता है 3 वाला HClO3, और इससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है 4 ऑक्सीजन वाला HClO4। ये सीरीज को भी आप याद रखिएगा। यदि याद रखिएगा तो हो सकता है कि यही प्रश्न पूछ लिया जाए नेक्स्ट बार, तो आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि 1 ऑक्सीजन वाला, 2 ऑक्सीजन वाला, 3 वाला और 4 वाला, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ते जाएगा तो एसिडिक कैपेसिटी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन का बढ़ते जाएगा। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, HClO4 यहाँ पे सबसे प्रबल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्लियर। कोई डॉट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। देखिए पूछा गया है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम शुगर, व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यदि मोलारिटी निकालना है तो क्या करेंगे कि हम निकालेंगे वेट ऑफ वाटर। यहाँ पूछा गया है कि इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो ये घोल है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन से यदि हम चीनी की मात्रा को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। कितना सर निकलेगा, 200 ग्राम। इसको 234.2 में 34.2 माइनस करेंगे तो 200 ग्राम जल निकल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद यदि हम चीनी का लिखें तो C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट जब
कैलकुलेट कीजिएगा ना चीनी का, तो कितना आएगा पता, 342 आएगा। कितना, 342। जैसे कार्बन का होता है 12 एटॉमिक नंबर और 12 कार्बन है, तो 12 को 12 से गुना कर लीजिएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 से गुना कर लीजिएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 11 से गुना कर लीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो 342 आएगा। क्लियर है। अब देखिए कि ये निकल गया शुगर का कैलकुलेटेड जो मॉलिक्यूलर वेट निकला, गिवन मॉलिक्यूलर वेट शुगर का यहाँ पे है और वाटर जो है का मात्रा यहाँ पे है, ठीक ना। अब देखिए निकालते हैं हम। सिंपली यदि आप इसको रखिएगा मॉलिक्यूलर यानी कि मोलल वेट जब निकालिएगा, मोलल वेट है ना, तो क्या होगा कि जो सर गिवन मात्रा है उसमें सर कैलकुलेटेड मात्रा मॉलिक्यूलर वेट गुना सर 1000 बटे सर पानी की मात्रा 200 ml। काट लीजिएगा ना इसको हटा के यहाँ पे एक जीरो लगाइए, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए और 342 से 342 काट लीजिए, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, 1/2, यानी कि अगर दशमलव में होना चाहिए आंसर तो इसका 0.5 मोलारिटी होना चाहिए। मोलालिटी जो है वो कितना होना चाहिए इस सॉल्यूशन का, 0.5। तो देखिए 0.5 कौन सा ऑप्शन में है, 0.1, 2.0, 3.0, 4.0। तो यहाँ हमको लगता है कि इस प्रश्न में ऑप्शन सही नहीं है। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 0.5 होगा, जो आपके सामने हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे कैलकुलेट किए, तो सर जो चीनी का गिवन है बटे में कैलकुलेटेड है 342 गुने 1000 बटे 200। इसको सॉल्यूशन करिएगा तो आपको भी यही चीज़ निकलेगा, मोलालिटी कितना निकलेगा सॉल्यूशन का, 0.5। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, समझिए एक प्रकार से। 41 प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, उसका अभिक्रिया कराया गया है ऑक्सीजन के साथ, है ना। क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया कराया गया है ऑक्सीजन के साथ और पूछा जा रहा है कि इसका प्रतिफल यानी प्रोडक्ट क्या होगा। इंग्लिश में प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश वाला थोड़ा गड़बड़ प्रिंटेड है। तो 41 में यदि हम देखें तो ये क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन के साथ प्रकाश में अभिक्रिया कराया जाता है तो ये जो अभिक्रिया देता है वो क्या देता है, क्या देता है, तो फॉस्जिन गैस देता है सर, COCl2 क्या निर्माण करता है, फॉस्जिन गैस का, है ना। जैसे इस बात को आप समझिए, हम कह रहे हैं कि CHCl3 जब ऑक्सीजन से प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा फॉस्जिन गैस COCl2 और HCl, ठीक है। ये जो गैस है इसको बोलते हैं फॉस्जिन, याद रखिएगा, फॉस्जिन गैस, फॉस्जिन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये फॉस्जिन बनाता है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फॉस्जिन और HCl बनाता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 को, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। तो देखिए लिखिए पहले एसीटोन को, CH3 C++O CH3। तो ये एसीटोन है, इसका IUPAC से नाम लिखेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए जो है वो वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, प्रोप, है ना। और इसका कीटोन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या होता है, ये जो है सभी सिंगल बॉन्ड से है तो प्रोपेन ऑन, प्रोपेन नॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, फिर से बताते हैं कि जैसे सर ये है एसीटोन, ये है एसीटोन, क्लियर है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप होगा, सभी सेचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड से है तो प्राइमरी सफिक्स N होगा, और कीटोन के लिए क्या होता है, प्रोपा
NONE, प्रोपानोन। कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओन होता है, प्रोपानोन। क्लियर है? क्या हो जाएगा? प्रोपानोन। तो जो एसीटोन है उसका IUPAC नाम क्या होता है? प्रोपानोन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 43, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। क्या है सर? नाइट्रोबेंजीन है, उसको टीन और HCl के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया गया है और पूछा गया है कि प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी नाइट्रोबेंजीन NO2 का अभिक्रिया टीन प्लस HCl से करवाया जाएगा तो ये बनाएगा एनिलीन। क्या बनाएगा सर? एनिलीन, NH2, ये चीज़ एनिलीन क्या बनाएगा? एनिलीन बनाएगा सर, है ना? क्लियर है? एनिलीन। तो ढूंढिए ऑप्शन में एनिलीन किधर है? ये अल्कोहल है, ये एनिलीन है ना? बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा कि नाइट्रोबेंजीन का अभिक्रिया टीन और HCl से कराने से एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। सभी प्रश्नों का हल काफ़ी विस्तार से आपको बताया जा रहा है। चूँकि ये मान लिया जा रहा है कि आप पूरे साल में है सो सिलेबस की पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल ऑब्जेक्टिव तरीके से ही डील किया जाता है। यदि हम यहाँ थ्योरी की बात करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, पूरे 1 वर्ष हमारे पास होता है जब हम थ्योरी की बात करते हैं। अभी एग्ज़ाम में हमको कॉन्सेप्ट लेकर के जाना है और अच्छा मार्क्स करना है, इसीलिए हम कंसेप्चुअल बात ही कर रहे हैं। 44 प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, यानी कि स्वीटनर एजेंट के बारे में पूछा गया होगा, है ना? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। मीठा अभिकर्ता जो है वो सैक्रिन है। कौन है? सैक्रिन, जो चीनी से 500 गुना मीठा होता है। याद रखिएगा, सैक्रिन जो है वो चीनी के मुकाबले 500 गुना से भी ऊपर मीठा होता है ना? तो जो स्वीटनर के रूप में जो यूज होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में, वो कौन यूज होता है? सैक्रिन। ठीक है। 45 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो पूछा जा रहा है प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर यहाँ पे प्रोटीन आपको दिख रहा है ना, यही है। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स सेल्यूलोज हो गया, ये सभी जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर के उदाहरण हैं। बाकी यहाँ पे आपको जितने दिख रहे हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर हैं। नायलॉन भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, बुना एस भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, टर्लिन भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। बाकी जो प्रोटीन है वो नेचुरल प्रोटीन है। नेचुरल पॉलीमर जो है वो पहचान उसका ऐसे कीजिए कि या तो ये एनिमल रिसोर्स से प्राप्त होता होगा, एनिमल रिसोर्स या प्लांट से। एनिमल रिसोर्स या प्लांट से प्राप्त होने वाला जितना भी पॉलीमर है उसको हम क्या बोलेंगे? तो सर नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। उसके अलावे जो लैब में बनाए जाते हैं उनको उन सभी को क्या बोलेंगे? तो सर सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स बॉडी से प्राप्त किया जाता है, यानी ये एनिमल प्रोड्यूस है ना। और जबकि नायलॉन जो है, टर्लिन है, ये बुनाई ऐसी है, ये सभी लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर हुए। तो ए नंबर हमारा यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर। इसके अलावा यदि ऑप्शन में स्टार्च होता है ना तो वो भी हो जाता, प्रोटीन है तो भी हो जाता, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ये सभी जितने होते हैं, सेल्यूलोज हैं, ये सभी नेचुरल पॉलीमर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 46 को देखिए कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। देखिए नाम लिख दिया है कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड और उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो बनाइए ना, हेक्साएमाइन यानी कि अमीन 6 होगा, लिख दिए सर, NH3 6 कर दिए। प्लेटिनम होगा सर। उसके बाद ये क्लोराइड जब ऑक्सीडेशन स्टेट से पीछे होता है तो मतलब समझ गए कि क्लोराइड जो है वो कहाँ होगा? तो सर क्लोराइड जो है वो होगा आयनाइजेशन स्फीयर में, है ना। और प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन संख्या कितना होगा सर? 4। तो इसको कितना करना होगा? 4। तो मिला लीजिए,
NH3 का होल 6Cl4, यही चीज़ मिला है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें यदि ऑक्सीडेशन निकालिएगा तो 2 निकलेगा, इसमें निकालिएगा तो 6 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, और इसमें निकालिएगा तो 3 निकल जाएगा, और इसमें ऑक्सीडेशन निकालिएगा तो 4। मेन चीज़ ऑक्सीडेशन से ही पकड़ना है कि 4 का बात हो रहा है तो 4 वाला यही है, ठीक है। बाकी इसमें ऑक्सीडेशन 2 है तो यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है नहीं, 4 वाला सही हो गया। क्या है इसका नाम? तो सर हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है। ए नंबर सही हुआ। 47 का बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड? तो अमॉर्फस सॉलिड का यदि एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है तो हम किसका बात करेंगे? कांच जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ZnS जो जिंक सल्फाइड है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कांच, जो कांच है ना, ग्लास, ये एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें रबड़, है ना, इसके इसी ईयर वाला क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन नंबर आई थिंक कि 15, इसका फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ही था शायद। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था सेम प्रश्न ऐसा ही कि कौन अमॉर्फस सॉलिड है, और वहाँ ऑप्शन था रबड़, तो रबड़ वहाँ सही हुआ था। तो रबड़ भी जो है क्या है, बेरवादार कहिए या अमॉर्फस कहिए या अक्रिस्टलीय कहिए, जो कहिए, प्रश्नों को देखिए कैसे घुमाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है अक्रिस्टलीय, यहाँ पूछा जाता बेरवादार, बेरवादार है ना, तब भी वही बात हो जाता। तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय पूछा है तो ग्लास जो है कांच वो अक्रिस्टलीय यानी अमॉर्फस होता है, रबर भी अमॉर्फस होता है। इसके अलावा यदि बात करें प्लास्टिक का तो प्लास्टिक भी है सो अमॉर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसके अलावा जो जितने भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स भी जो हैं वो क्या होते हैं, अमॉर्फस के उदाहरण होते हैं, है ना। क्रिस्टल और अमॉर्फस में क्या अंतर है ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो क्रिस्टल में क्या होता है, एक रेगुलर ज्योमेट्री और शेप होता है क्रिस्टल का, जबकि अमॉर्फस का एक रेगुलर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री नहीं होता है। जो क्रिस्टल है वो एक शार्प कट देता है, यानी कि काटने के बाद जो है वो एक शार्प कटिंग देता है, जबकि अमॉर्फस में एक शार्प कटिंग नहीं होता है। क्रिस्टल में क्या होता है कि लॉन्ग ऑर्डर तक है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, जबकि अमॉर्फस में जो है वो लॉन्ग ऑर्डर सेम अरेंजमेंट नहीं होता है। उसके अलावा बात करें तो क्रिस्टल का एक है सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी एक निश्चित तापमान पे क्रिस्टल्स जो हैं वो पिघल जाते हैं, जबकि अमॉर्फस का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये सभी कुछ जो है वो अमॉर्फस यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड ठोस के कुछ अंतर हैं। तो यहाँ पे जो कांच है वो क्या है, अमॉर्फस हो गया। इसके अलावा हम बताएं प्लास्टिक होगा, पीच होगा, है ना, और पॉलीमर्स होगा, है ना, और रबर होगा, ये सभी भी अमॉर्फस के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 48, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अनुसंख्यक यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो 4 ही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सर, कौन कौन होता है सर? तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, एकदम क्लियर दिख रहा है। इसके अलावा सर होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक जो आप छोड़ दिए चौथा, उसको आप कमेंट में लिख के बताइए सर, चूँकि ये प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ इसका कोई हद नहीं है। हम 4 जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए हैं, जिसमें से 3 हम बता रहे हैं कि एक होता है सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा कौन होता है ये कमेंट करके आप बताइए, ठीक ना। ये आपके लिए होमवर्क है, समझिए। 49 नंबर प्रश्न है कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अल्मोनियम 3+ आयन टू अल्मोनियम मेटल? तो 1 मोल अल्मोनियम मेटल को Al में रिड्यूस करने के लिए
कितना मोल चार्ज लगेगा। तो देखिए ना, इसको ऐसे लिखिए पहले, Al3+ में यदि 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये रिड्यूस होके Al बन जाएगा, अल्युमिनियम बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 मोल Al3 के लिए 1 मोल Al3 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। ठीक है, 1 मोल Al3 को रिड्यूस करने के लिए कितना, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। ये चीज़ आप समझ गए। अब चार्ज जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, समझिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। किसमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। थोड़ा सा लगता है कि कहीं पर हाथ टच हुआ है, फिर से देखते हैं कि सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है सर, तो 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा सर, 3 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, तो बराबर होगा 3 गुना 1 फैराडे। तो 1 फैराडे मतलब कितना, 1 फैराडे मतलब कितना, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। कितना, 96,500 कूलम। तो इस 96,500 कूलम को जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना करके देखिए। कितना आएगा, तो 28,000, लमसम शायद है, 28,950, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,89,500 के आसपास आएगा। तो समथिंग 3 के आसपास आएगा। कितना हम बता रहे थे, 2895, ऑप्शन से ही ये चीज़ निकल के आ रहा है, 2895, 2895, 2895। तो कैसे निकाले कि 3 का गुना किए 1 फैराडे से। 1 फैराडे मतलब कि कितना, 96,500, ठीक ना। तो इसको साइंटिफिक वे में जब कन्वर्ट कीजिएगा सर तो ये हो जाएगा 28.95 गुना 10⁻⁴ इतना कूलम होगा। तो ऑप्शन में ढूंढिए है क्या 4 वाला। यहाँ भी लगता है कि गड़बड़ हो गया है, इसको शायद समथिंग 3 के आसपास यदि मान लेंगे पूरी तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमको लगता है कि नहीं मिल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। न्यूनतम ऊर्जा, जैसे बात को समझिए, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी और ये होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR। तो अगर एक एनर्जी का बैरियर है तो कम से कम एनर्जी जो लगेगा रिएक्टेंट को, यहाँ पे रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने में जो कम से कम ऊर्जा जो लग रहा है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कैटलिस्ट क्या कर देता है, कम कर देता है। कैटलिस्ट जो है इसी EA को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट का काम क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। क्लियर है। तो 50 तक के प्रश्नों का हल सर यहाँ पे हो गया है। 49 वाला प्रश्न का जो उत्तर है सो हमको लगता है कि अनमैच था। 2 प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पे देखें अनमैच था, लेकिन अगर लगभग में बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा, चूँकि 2895 ये इतना आ रहा था तो इसको लगभग 3 × 10⁵ कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट जो होता वो क्या होना चाहिए था, एग्जैक्ट जो होना चाहिए था वो हो जाना चाहिए था सर 2.8
95 इंटू 10⁴ कूलम। ये एग्जैक्ट होना चाहिए था। ठीक है, कैसे निकाले थे वो भी समझ गए थे कि Al3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन यदि देंगे तो अल्युमिनियम में रिड्यूस हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, तो सर 1 फराड है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, 3 मोल में इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना सर, तो 3 से गुना कर लेंगे, 3 गुना 1 फराड है। और 1 फराड में कितना, तो वो 96,500। तो 96,500 को 3 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए ताकि वो भी ऐसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सबका साथ सबका विकास वाला बात होना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।